पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और सेपरेट वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव के बारे में अच्छी तरह से समझ गए थे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, कौन सा शब्द तत्सम होता है, कौन सा शब्द तद्भव होता है। फिर सेकेंड वीडियो में हम लोग जाने थे कि देशज और विदेशज का एक सेपरेट वीडियो था, है ना। देशज और विदेशज के बारे में अच्छी तरह से समझे थे। और इस वीडियो में रचना की दृष्टि से जो शब्द के प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। कौन सा शब्द रूढ़ होता है, कौन सा शब्द यौगिक होता है और कौन सा शब्द योग रूढ़ होता है, इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। रचना की दृष्टि से बोले या बनावट की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, इन चारों का मतलब सेम ही है। इन चारों के दृष्टिकोण से या चारों के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा क्या है, योग रूढ़, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि रूढ़ क्या होता है, रूढ़ कौन सा शब्द होता है, रूढ़ किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का खंड नहीं किया जा सकता, खंड करने के बाद, है ना, उसका अर्थ सार्थक न निकले, उसको रूढ़ कहते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो, मतलब वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से न बने हो, है ना, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, है ना, तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं हो पाता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तथा जिनकी जिनके टुकड़े का कोई अर्थ न होता हो, है ना, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द हमेशा सार्थक होते हैं और केवल एक ही अर्थ को ये दर्शाते हैं। जैसे नाक, नाक शब्द का खंड करने पर ना और क दोनों शब्द का अर्थ नहीं निकलता। ना का भी अर्थ नहीं निकलता, क का भी अर्थ नहीं निकलता। ये कौन शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रूढ़, रूढ़ स्वयं में एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि रूढ़ कौन सा शब्द है, तो रूढ़ खुद में क्या एक रूढ़ शब्द है। जैसे क्या हो गया, रूढ़ शब्द का खंड करने पर रू और ढ दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो रूढ़ क्या खुद में एक उदाहरण हो गया। रूढ़ शब्द खुद में अपने आप का क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। जैसे जल, ज को अलग और ल को अलग कर देंगे तो ज का भी मतलब नहीं निकलेगा और ल का भी मतलब नहीं निकलेगा। ये कौन शब्द हो जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जिनको खंड करने पे कोई अर्थ न निकले, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द वो योग से नहीं बने हो, मतलब 2-3 शब्दों के मेल से वो नहीं बने होते हैं, और जिनको खंड करने पे कोई अर्थ न निकले। जैसे ज, जल, ज का अलग कर देंगे, ल को अलग कर देंगे, ज का भी मतलब नहीं निकलेगा, र का भी ल का भी मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कल, जप, दिन, पहाड़, गेहूँ, दूध, दही, घी, पानी, रक्त, खून, खू को अलग कर देंगे, न को अलग कर देंगे, दोनों बेकार ही हो जाएगा। खू का भी मतलब नहीं निकलेगा और न का भी मतलब नहीं निकलेगा, है ना। सिर, हाथ, लंबा, बड़ा, छोटा, नमक, रोटी, किताब, पशु, देश, घास, पेड़, फल, खाना, पीना, रोना इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, है ना। सिंपल सा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिनको खंड करने पे कोई अर्थ न निकले, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। अब रूट शब्द जो होते हैं, रूट शब्द का मतलब क्या होता है, जो प्रसिद्धि, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, उसको रूट शब्द कहते हैं। या रूट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रसिद्धि होना, बहुत ज़्यादा फेमस होना। रूट शब्द क्या होता है, जिसको अखंडनीय होता है, मतलब इसको खंड करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये शब्द क्या होते हैं, ये नहीं होते। मतलब संधि के शब्द, समास के शब्द, प्रत्यय के शब्द, उपसर्ग के शब्द, जो भी शब्द इन चारों से बने होते हैं, वो कभी भी रूट शब्द नहीं होते हैं। तो एक ट्रिक के रूप में कह सकते हैं कि जो संधि का शब्द होगा या समास का शब्द होगा या प्रत्यय का शब्द होगा या उपसर्ग का शब्द होगा, वो कभी भी रूढ़ शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये चारों जो होते हैं वो मिल के बनते हैं, किसी न किसी दूसरे शब्द से मिलके बनते हैं, तो वो यौगिक शब्द कहलाएंगे, लेकिन वो रूढ़ शब्द नहीं कहलाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है या योग से बनता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग यौगिक शब्द, योग का मतलब योग और प्लस इक से ये बना हुआ है यौगिक शब्द, यानी योग से बनने वाला जो भी शब्द होगा, योग मतलब मिल के बनने वाले जो भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं,
ऐसे शब्द या ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने और जिनके सभी खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय मिलके क्या बना है, विद्यालय बना है। घुड़सवार, घोड़ा प्लस क्या मिलके बना है, सवार मिलके क्या बन गया, ये घुड़सवार बन गया है ना। और इन दोनों का खंड क्या है, सार्थक है। विद्या भी इसका भी मतलब होता है और आलय का भी मतलब होता है, घोड़ा का भी मतलब होता है और सवार का मतलब होता है। तो दो मतलब वाले शब्द मतलब सार्थक शब्द के मेल से जो बनता है, विद्यालय जो बना या घुड़सवार जो बना, ये क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। और इसे खंड करने के बाद भी दोनों का सार्थक मतलब निकलता है। जैसे यौगिक शब्द का निर्माण मूल शब्द या धातु में कोई शब्दांश जैसे उपसर्ग, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द मिलाकर संधि या समास की प्रक्रिया से किया जाता है। जैसे कि विद्यालय, जैसे कि विद्यालय, तो विद्यालय शब्द विद्या प्लस आलय से जुड़कर बना है ना। ये शब्द जो बना हुआ है संधि से बना हुआ है। क्या किससे बना हुआ है, संधि से बना हुआ है। विद्या प्लस आलय जुड़ा, संधि मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो विद्या प्लस आलय से क्या बना है, ये जुड़ के बना है। क्या बना है, ये विद्यालय बना है। तथा इसमें दोनों खंडों का मतलब विद्या प्लस आलय दोनों खंडों का अर्थ क्या पूरा निकलता है। तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे कि उपसर्ग का देख लेते हैं, जैसे कि अभी जस्ट बोले हैं ना कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से बने हुए जो भी शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे कि प्रसन्न, तो इसमें जो प्र है वो क्या, उपसर्ग है। मतलब कोई भी शब्द से पहले जुड़ के कोई नया शब्द बनता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि क्या है, सन्न है तो इसमें क्या जुड़ा, प्र जुड़ा, तो यहाँ पे प्रसन्न जुड़ के एक नया शब्द बना। मतलब प्र एक पहले से शब्द था, प्र माने अधिक, बहुत ज्यादा, और सन्न एक पहले से शब्द था। तो प्र और सन्न दो शब्द, मतलब प्र भी एक सार्थक शब्द और सन भी एक सार्थक शब्द, दोनों सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना प्रसन्न, है ना। तो इस प्रसन्न को क्या बोलेंगे, हम यौगिक बोलेंगे। जैसे कि नेत्रहीन, तो नेत्रहीन में जो हीन है, हीन शब्द क्या, प्रत्यय है। तो नेत्र में प्रत्यय मतलब हीन शब्द जुड़ के एक नया शब्द बना नेत्रहीन। तो नेत्रहीन को क्या बोलेंगे हम लोग, यौगिक शब्द बोलेंगे, नेत्रहीन, बिना आंख वाला। जैसे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं संधि का। जैसे क्या हो गया, अन्याय, मतलब अनि प्लस आय मिले क्या बना, अन्याय बना। तो दो सार्थक शब्द से मिलके एक जो बना है उसको क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द बोला जाता है। जैसे कि अति प्लस अधिक मिले क्या बना, अत्यधिक बना। उत प्लस लास जोड़ के क्या बना, उल्लास बना हुआ है। उत प्लस नति मिले क्या बना, उन्नति मिला, उन्नति बना है। जैसे कि उत प्लस ज्वल, है ना। उज्ज्वल जो लिखाता है उ दोनों ज आधा होता है, दोनों ज क्या होता है, आधा। यहाँ हलत मतलब क्या होता है, ये आधा, मतलब उ आधा ज वल उज्ज्वल। तो उत प्लस जवल मिले क्या बना है, उज्ज्वल बना है। मतलब जो संधि के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक शब्द। संधि भी क्या होते हैं, दो शब्दों के मेल से, मतलब दो शब्दों का जोड़ जो होता है वही संधि कहलाता है। संधि मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइन, जोड़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो शब्द मिलके जो शब्द बना है उसको क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द बोला है। जैसे समास का तो नौ है जो युवक, मतलब कि यौगिक का परिभाषा क्या था, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे कि नौ है जो युवक, मतलब एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, चार शब्दों के मेल से क्या बना, नौ युवक बना। तो यहाँ नौ युवक कौन शब्द है, वो यौगिक शब्द है। जैसे कि महान है जो आत्मा, है ना। तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, तो चार शब्दों या चार पांच दो से ज्यादा शब्द से मिलकर जो शब्द बना है ये महात्मा। तो ये महात्मा कौन शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। मतलब संधि का शब्द भी यौगिक शब्द हो जाएगा, समास का भी शब्द क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। जैसे कि उपसर्ग का अभी लास्ट शब्द में अभी जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, ये अभिलाष, अभियोग, अभिमान, ये सब क्या हो जाएंगे, तो उपसर्ग के भी शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। राष्ट्रीय राष्ट्र में ये जुड़ गया था क्या कहलाया, ये राष्ट्रीय। मेधावी, मेधा में वी जुड़ गया था क्या कहलाया, मेधावी। नौविक, नाविक, तो नौ में इक जुड़ गया था क्या बन गया, ये नाविक। तो प्रत्यय वाले भी शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। संधि वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। समास वाले भी शब्द क्या कहलाते हैं, लगभग समास वाले भी शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं योग रूढ़ क्या होता है। योग रूढ़ क्या होता है ना। जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है किंतु जिन शब्दों के मेल से वह बना है
उनके अर्थ का बोध न करार कर किसी दूसरे ही विशेष अर्थ का बोध कराए तो उसे यौगिक यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बना ही है, यौगिक शब्द तो है ही, लेकिन उस शब्द का मतलब, उस जो शब्द है उसका अर्थ किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उसी शब्द को क्या बोला जाता है, यौगरूढ़ बोला जाता है। जैसे कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ, अपने जो साधारण अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, वो यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जलज, जलज क्या है, एक यौगिक शब्द है, जल प्लस ज मिल के बना है, तो मान लेते हैं ये कौन शब्द है, यौगिक शब्द है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न हुआ, मतलब जल मतलब पानी, ज मतलब जन्म, संस्कृत में ज का मतलब क्या होता है, जन्म या उत्पन्न, है ना। तो जल से जन्मा हुआ या उत्पन्न हुआ, है ना। जल में कई जीव क्या रहते हैं, कई चीजें व जीव, जैसे मछली, मेढक, जोंक, झींगा, सिंघाड़ा, तो इन सब चीज क्या होते हैं, जल से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो परंतु परंतु जलज का मतलब क्या होता है, जलज अपने शाब्दिक अर्थ की जगह पे, जलज का मतलब क्या होता है ना, जल से उत्पन्न। तो जलज अपने शाब्दिक अर्थ की जगह पे एक अन्य या विशेष अर्थ में कमल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अतः ये जो जलज है कौन शब्द कहलाएंगे, यौगरूढ़ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यौगरूढ़ कहलाएंगे। मतलब जलज क्या है, योग रूढ़ है, योग रूढ़ है ना। ये क्या है, योग रूढ़ है। जलज का मतलब क्या था, जल से उत्पन्न। तो जल में तो सारे बहुत चीज उत्पन्न होते हैं, जन्म होते हैं, मछली, मेढक, जोंक, या फिर क्या, सिंघाड़ा, बहुत कुछ जल में, जल से उत्पन्न होते हैं ना। तो इन सब को हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना, इसके बदले में जलज है ना, तो जल से उत्पन्न हुआ जो भी चीज है, इन सब को ना बोल के इन सब के बदले में एक विशेष अर्थ को हम लोग बोल रहे हैं, एक विशेष अर्थ हम लोग कमल बोल रहे हैं। तो ये कमल जो बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो विशेष अर्थ के लिए न प्रयोग किया जा रहा है, कमल के लिए न प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे जलज कौन शब्द हो जाएगा, यौगरूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म, तो जो कीचड़ में जन्म होता है उसको पंकज बोला जाता है। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारे चीज या बहुत सारे जीव जन्म होते हैं, है ना, जैसे कि या उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घास होगी, बहुत सारे कीड़े सब होते हैं, है ना। उसके बाद फल, बहुत सारे पौधे जन्म होते हैं, है ना। तो उन सब में से हम लोग कमल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कमल के लिए। तो एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग हुआ, कमल के लिए प्रयोग हुआ, उन सारे जीवों के लिए प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ कमल के लिए ही प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे जो पंकज हो गया वो क्या हो गया, यौगरूढ़ शब्द हो गया। क्या हो गया, यौगरूढ़ शब्द हो गया। पंकज का शाब्दिक अर्थ कीचड़ में उत्पन्न या कीचड़ में जन्म होता है। पंख का मतलब कीचड़ तथा ज का मतलब उत्पन्न या जन्म। कीचड़ में घास व अन्य वस्तु भी उत्पन्न होते हैं, किंतु पंकज अपने विशेष अर्थ में कमल के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ यौगिक शब्द देख लेते हैं, जैसे कि नीरद, क्या हो गया, नीरद। तो नीर मतलब क्या हो गया, पानी, द मतलब क्या होता है, देना। तो जो पानी देता है उसके बदले में विशेष अर्थ क्या, विशेष अर्थ में हम लोग क्या, बादल प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नीरद कौन शब्द हो गया, ये यौगरूढ़ शब्द हो गया। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, उदर लंबा किसी किसी चीज का हो सकता है, लेकिन हम गणेश जी को ही इनके लंबोदर, लंबोदर के लिए हम गणेश जी को ही जानते हैं और गणेश जी को ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लंबोदर एक विशेष अर्थ का प्रयोग किए ना, तो ये लंबोदर क्या हो जाएंगे, यौगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो नीला कंठ तो किसी का भी हो सकता है ना, लेकिन हम लोग शंकर जी को ही मानते हैं। तो यहाँ पे नीलकंठ जो हो जाएंगे, नीलकंठ जो है वो कौन शब्द हो जाएंगे, यौगरूढ़ शब्द है। क्योंकि नीलकंठ एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, किनको, शंकर जी को ही ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नीलकंठ जो हो जाएंगे वो यौगरूढ़ हो जाएंगे। जैसे कि दशानन, तो दशानन 10 गो सर वाले, तो यहाँ पे 10 गो सर वाले एक पुतला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पुतला या फिर मूर्ति या फिर इन सब को हम लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, किनको, रावण को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दशानन शब्द कौन हो जाएंगे, यौगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे चक्रधर, कोई भी चक्र को धारण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विष्णु जी को ही एक विशेष अर्थ के रूप में चक्रधर का मतलब हम विष्णु जी को ही प्रयोग करते हैं, इसलिए चक्रधर कौन शब्द हो जाएंगे, यौगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना।
इसको बताना भूल ही गए थे। बहुब्रीहि जो समास होते हैं वो यॉग रूट शब्द होते हैं। बहुब्रीहि जो बना हुआ दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक बहु, दूसरा क्या है ब्रीहि। बहु का मतलब होता है अत्यधिक, ब्रीहि का मतलब होता है अन्न। मतलब जो बहुत ज़्यादा अन्न उत्पादित करता है उसको किसान बोलते हैं। तो बहुब्रीहि शब्द का डायरेक्टली मन क्या मतलब क्या हो गया, किसान, है ना। तो बहुब्रीहि कोई शब्द अलग है लेकिन इसका मतलब एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया, किसको, किसान को, है ना। तो बहुब्रीहि के जो भी शब्द होते हैं वो शब्द यॉगरूट शब्द होते हैं। ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी तरह से पूरे समझ में आ गई होगी। मतलब कि रूढ़, यौगिक एवं यॉगरूट जो है ये तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना। एग्जाम में ये भी सवाल पूछ देते हैं कि रचना के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, योग, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यॉगरूट किसे कहते हैं, अच्छी तरह से इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण के साथ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी और सब में अंतर भी समझ में आ गया होगा, है ना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही इसको शेयर भी कर दीजिए, है ना। और इस चैनल पे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल बजा दें ताकि वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।